तो आज हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड हमारी लाइफ के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। तो चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? मेंडल्स की लॉ है इनहेरिटेंस को लेके, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है, जीन्स क्या होती है, डीएनए क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स कैसे डिटरमिन होता है, म्यूटेशन क्या होता है और जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है। पहली बात तो होते क्या है और कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो जेनेटिकल होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जैसे एनसीईआरटी में कुछ आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपने हमेशा देखा होगा कि जो एलिफेंट होता है वो हमेशा एक एलिफेंट को ही बर्थ देता है, कभी किसी और एनिमल्स को बर्थ नहीं देता है। जो मैंगो का सीड है उससे हमेशा हमें एक मैंगो का प्लांट मिलता है, उसके अलावा बाकी कोई और प्लांट नहीं मिलता है। हमारे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग भी हमेशा एक ह्यूमन बीइंग को ही बर्थ देते हैं, बाकी किसी और को बर्थ नहीं देते हैं। उसके अलावा आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं वो हमसे काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, सिमिलैरिटी भी होती है और इवन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है कि कभी ना कभी हमारे माइंड में आए हों और ये भी हो सकता है कि माइंड में ना आए हों, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन इन सारे क्वेश्चन का आंसर कि एलिफेंट हमेशा एक एलिफेंट को ही बर्थ देता है, हमारे अंदर कुछ सिमिलैरिटी है अपने पेरेंट्स से और कुछ वेरिएशन भी है, मतलब कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर हम डील करेंगे। तो बायोलॉजी की एक बहुत ही बड़ी ब्रांच है जिसका नाम है जेनेटिक्स। वो हमें इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बताती है कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेनेटिक्स में हम यहाँ पे किसके बारे में मेन बात करेंगे। अभी आपके चैप्टर का नाम भी वही है, इनहेरिटेंस और आपका वेरिएशन, मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए उसके। तो जेनेटिक्स में हम जो दो चीजों के ऊपर डील करते हैं, सबसे पहले करते हैं हमारे पास कि आपका इनहेरिटेंस क्या होता है और सेकंड वेरिएशन क्या है। तो हमारे पास ये जो जेनेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो इसी के ऊपर डील करता है कि इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहुत सारे कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं। आप सबको इसके बारे में पता है, उससे कहते हैं इनहेरिटेंस। लेकिन आप जैसे इस फोटो में ही देख सकते हो कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो कभी भी एकदम अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होता है, मतलब कार्बन कॉपी नहीं होता है कभी भी नहीं। तो उनमें क्या आते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते हैं, उसी डिफरेंसेस को कहते हैं वेरिएशन। लेकिन बहुत सारे ऐसे करेक्टर होते हैं जो सिमिलर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमें कहते हैं कि इनका जो नोज है, इनके आईज की फीचर्स हैं उनके फादर से मिलते हैं या फिर मदर से मिलते हैं। तो जो जो चीजें सिमिलैरिटी है जो मिल रहा है उसे कहते हैं इनहेरिटेंस, और जो चीजें कुछ वहां पे नई चीजें आ रही है उसको बोलते हैं वेरिएशन। तो जेनेटिक्स जो जो हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो किससे डील करता है, इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी करेक्टर पास होता है पेरेंट्स से प्रोजेनी की तरह। अब भी करेक्टर क्या है, करेक्टर होता है, मान लेते हैं कोई भी फीचर, जैसे मैं मान लेती हूँ एक पर्सन की हाइट क्या होगी, एक पर्सन का कलर क्या होगा, उसका हेयर कलर क्या होगा, आई कलर क्या होगा। ये जो सारी चीजें हैं इनको बोलते हैं करेक्टर। और ये करेक्टर क्या होते हैं, पेरेंट्स से कहाँ ट्रांसफर होते हैं, प्रोजेनी में। प्रोजेनी क्या होती है, ऑफस्प्रिंग, चाइल्ड। तो इनहेरिटेंस ही क्या है, बेसिस है हेरिडिटी का। प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो पूछ सकते हैं कि बेसिस क्या है हेरिडिटी का, तो इनहेरिटेंस है। लेकिन आपने देखा है कि हम एज इट इज अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उन्हीं चेंजेस को बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है, इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स से क्या है, डिफर भी है, उसे कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, कुछ यहाँ पे बातें हुई। अब अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा
कि जो जेनेटिक्स है उसके फादर मेंडल है, मेंडल ने बहुत सारा जेनेटिक्स के ऊपर काम किया, एंड आज इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व कर पाते हैं मेंडल की वजह से। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हमें हिस्ट्री ये बताती है कि ह्यूमन बींग्स, अगर हम बात करते हैं ना 8000 से लेके 1000 BC बिफोर क्राइसिस, कि उनको इसके बारे में पहले ही पता था, जेनेटिक्स के बारे में। आप ये समझ लो कि उनको मैकेनिज्म नहीं पता था कि कैसे कैसे चीजें होती हैं, लेकिन उनको ये पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। इसीलिए अगर आपको पता होगा, जो पहले के जो लोग थे वो हमेशा प्लांट की ब्रीडिंग करवाते थे, एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, उनको नए नए करेक्टर मिलते थे। अब मैकेनिज्म नहीं पता था, बट इतना जरूर पता था कि अगर हम किसी भी दो डिफरेंट मतलब ऑर्गेनिजम्स को कंबाइन कर रहे हैं तो हमें एक वहां पे कुछ अच्छा प्रोडक्ट ही मिलने वाला है। तो इसको आपको ये वाली डेट भी पता होनी चाहिए कि ह्यूमन यूज फ्रॉम अर्ली 8000 से लेके 1000 BC, जो क्या है, causes of variation was hidden in the sexual reproduction। मतलब जो ये वेरिएशन है, मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं, उसका जो राज है वो किसके अंदर छुपा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग ने क्या काम किया, हमारे पास जो वाइल्ड पॉपुलेशन है प्लांट्स की और एनिमल्स की, उन्होंने उसमें क्या किया, उन्होंने ब्रीडिंग करवाई, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई यहाँ तक की। तो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट किया। अब सोचो उन्होंने कैसे सिलेक्ट किया, उनके डिजायरेबल करेक्टर को देखकर। मतलब उन्होंने उसको फिजिकली देखा, मान लेते हैं कि ये प्लांट ऐसा है, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस प्लांट की हाइट अच्छी है, इसकी यील्ड ज्यादा मिलती है, तो आप किसी दो प्लांट को उनकी मीटिंग करवा दो, मतलब हाइब्रिडाइजेशन करवा दो, या फिर दो एनिमल्स की ब्रीडिंग करवा दो। अब सोचो उन्होंने भी तो वो सारी चीजें की, बस उनको ये नहीं पता था कि राज क्या है उसके पीछे, बट वो भी करते थे। अब एनसीईआरटी में एक एग्जांपल और दिया गया है कि हमारे पास ये जो साहिवाल काव है पंजाब के अंदर, ये हमारे पास आर्टिफिशियल ब्रीडिंग का ही रिजल्ट है। तो सोचो उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया और ये इंडियन ब्रीड है, बस उनके पास लोकल अपनी नॉलेज थी कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को हमें एक क्या मिलेगा, एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन से और डोमेस्टिकेशन से एंसेस्टर वाइल्ड काउ क्या होता है, फिर जंगली पुरानी काउ को उन्होंने किसी भी एक, हमारे पास जो एक काउ थी उसके उन्होंने कुछ फिजिकल करेक्टर देखे और उससे हमें क्या मिल गई, साहिवाल काउ। तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर थे उनको थोड़ा सा लिटिल आइडिया जरूर था जेनेटिक्स के बारे में। ये पता नहीं था कि वही बात है कि मैकेनिज्म क्या है, लेकिन काफी कुछ उनको पता था। इसीलिए आपने देखा होगा कि उनको, जैसे आप उनकी बातें सुनते हैं, अगर हम तो बोलते हैं कि अगर हमको इसको मिक्स करवा देंगे, या जब भी हम कोई भी सीड अपने खेतों में कोई भी लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली 1 साल या 2 साल बाद वो चेंज हो जाता है। तो ये सारी बातें उनको ऐसे ही पता है, उनको उन्होंने कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन उनको वो कैसे पता चली, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसे करने से ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे आपका चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पहले कुछ बात करेंगे यहाँ पे ग्रीगर मेंडल की। हमारे पास जो हेरिडिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स है वो ग्रीगर मेंडल ने ही डिस्कवर किए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ग्रीगर मेंडल को हम यहाँ पे क्यों स्टडी कर रहे हैं और उनका क्या रोल है हमारी लाइफ में। जैसे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ एक डिजीज के बारे में बताना चाहूंगी। हमारे पास जैसे नॉर्मली आपने किसी का हेयर कलर देखा होगा, रेड हेयर कलर, तो बहुत सालों तक ये डिबेट चलता गया कि ये जो रेड कलर के जो हेयर होते हैं इसका रीजन क्या है, कैसे ये इनहेरिट होते हैं। तो 1909 में हमारे पास एक चार्ल्स से दूसरे थे डेवनपोर्ट, इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया कि क्या राज है किसका जो हेयर कलर है ह्यूमन बीइंग के अंदर। लेकिन इनकी ये जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम तब सॉल्व हुई जब इन्होंने मेंडल के पेपर को पढ़ा। अब सोचो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि मेंडल ने काम किया था प्लांट के ऊपर, लेकिन सोचो ये डिजीज तो, या जो भी हमारे पास हम बात कर रहे हैं हेयर कलर की, ये तो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं ना कि नहीं, वो तो कहाँ उन्होंने प्लांट के ऊपर डिस्कवरी की और कहाँ हम उसका यूज यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के अंदर कर रहे हैं। तो मेंडल का जो वर्क था वो था ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कि उसकी उनकी हेल्प से आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे एक एग्जांपल बहुत ज्यादा फेमस है, वो हमारे पास, एक मिनट, एल्बिनिज्म का, हॉपीज के अंदर। जो आप यहाँ पे ये वाली राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में फोटो देख पा रहे हो, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 गर्ल्स ये वाली हैं,
ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्शन का थोड़ा डार्क है, और जो ये सेंटर में है ये कैसी है, काफी ज्यादा फेयर है, व्हाइट कलर की है। आपको नॉर्मली अभी देखने में ये लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हमारे पास इस सेंटर में जो गर्ल है, ये एक डिजीज से सफर कर रही है, और उस डिजीज का नाम है एल्बिनिज्म। अब ये जो एल्बिनिज्म होता है, इसका रीजन क्या है? हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है, और उस एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, एक मेलानिन पिगमेंट है, उसका प्रोडक्शन होता है। अब ये जो मेलानिन पिगमेंट है, वो हमारी स्किन को क्या करता है, डार्क करता है, हमारे हेयर को ब्लैक कलर देता है, हमारी आईज को ब्लैक कलर दे रहा है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस मेलानिन पिगमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? ये तो हमने देख लिया कि हमारी स्किन को डार्क कर रहा है, हेयर को डार्क कर रहा है, आईज को डार्क कर रहा है, लेकिन अगर ये प्रोड्यूस ना हो तो क्या होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिनकी बॉडी में एल्बिनिज्म प्रोड्यूस नहीं होता, उनकी स्किन क्या होती है, बहुत ज्यादा व्हाइट स्किन होती है, लाइट स्किन होती है, हेयर भी व्हाइट ही रहते हैं, कोई पिगमेंट नहीं होता उनकी आईरिस में। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब हमारी स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट नहीं होता, तो हमारा डीएनए प्रोटेक्ट नहीं हो पाता है। मतलब जब सन से यूवी रेज आती है, तो यूवी रेज क्या करती है, हमारे डीएनए को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर होने की चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो मेलानिन जो ये पिगमेंट है, नॉर्मली क्या करता है, डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, किससे बचाता है मेलानिन पिगमेंट? जो यूवी रेस कहां से आती है, सनलाइट से, और ये यूवी रेस क्या करती है, डैमेज करती है डीएनए को। अभी अभी हमने आपका कैंसर वाला चैप्टर किया था, वहां पर भी हमने बात की थी कि जो हमारी आपकी यूवी रेस होती है, कैसी रेस होती है वो हमारी, आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है ना, ये सॉरी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस है, जो एक रीजन बनती है मतलब उसको कैंसर कॉज करवाने का। और इसके अलावा जिनके पास मेलानिन पिगमेंट नहीं होता, उनकी आई साइट भी क्या होती है, बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। तो इन सब की प्रोडक्शन के लिए, नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें मेलानिन पिगमेंट चाहिए होता है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आई, अभी हम यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। जो आप ये फोटो देख पा रहे हो ना, ये हमारे पास हॉपी की फोटो है। अभी हॉपीज कौन होते हैं? हमारे पास एक अमेरिका के एक नेटिव, आप ये कह लो कि ट्राइबल पीपल थे, जिनको हम बोलते हैं हॉपी। तो इसमें उसमें क्या होता था एक्चुअल में, ये देखा गया, ये बहुत ही साल पुरानी बात है, बहुत साल पुरानी, इवन आपका अभी ये मान लो कि कम से कम 300-400 साल पुरानी बात है। तो वहां पे हमने ये चीज नोटिस की कि नॉर्मली जो ओपी के वहां के लोग होते थे, वो सारे डार्क होते थे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन बीच बीच में क्या हुआ, वहां पे हमें कुछ ऐसे लोग नजर आने लगे। अब क्या हुआ था कि एक्चुअली ये पीपल तो सारे ट्राइबल पीपल थे। अब उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा, इसको अच्छा सिंबल माना कि देखिए जो यहाँ पे गोरे गोरे पैदा हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा क्लीन है, बहुत ज्यादा नीट है, और ये हमारी सोसाइटी के लिए एक क्या है, गुड सिंबल है। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, बाकी सारे पीपल काम करते थे। अब जहाँ पे मान लेते हैं कि कोई लड़का ऐसा पैदा हो रहा है, मतलब कोई बहुत ज्यादा वाइट वाइट, तो उसको वहां पे एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। जो भी कुछ भी इवेंट होता था, उनको स्पेशली वहां पे इनवाइट करते थे, उनको लेबर वर्क नहीं करना पड़ता था, साथ में उनको मीटिंग करने का चांस बहुत ज्यादा मिलता था। तो जितना वो मीटिंग करते थे, तो उसके बाद जितने बच्चे पैदा हो रहे थे, मोस्टली वो ऐसे गोरे गोरे पैदा हो रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, जो ये एल्बिनिज्म है, ये एक डिसऑर्डर है, उस टाइम नहीं पता था। उनको लगता था कि ये क्या हो रहा है, कि ये हमारे पास एक चमत्कार है, और ये हमारे पास एक गुड सिंबल है। तो जो भी पैदा हो रहा है, जैसे आज हम भी कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, वो मानते हैं कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा है। तो जब अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो एल्बिनिज्म है, ये उन्हीं हॉबीज के अंदर ही हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि हॉबीज के अंदर ये जो एल्बिनिज्म है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा थी। अब नॉर्मली जो ये एल्बिनिज्म जो होता है ना, अगर आप यहाँ पे डेटा देखो, तो 20,000 में से 1% होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। लेकिन इनमें क्या देखा गया कि 200 में से एक बंदे को हो रहा है। तो यहाँ पर भी फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ, मतलब कुछ साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने यहाँ पे एक चीज देखी कि यहाँ पर एल्बिनिज्म की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है। तो जब उन्होंने ये रीजन देखा, तो रीजन से उनको यहाँ पे क्या चीज पता चली कि यहाँ पे इनको कुछ स्पेशली ही कुछ ट्रीटमेंट दिया जाता है, और मीटिंग करने का चांस उनको ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से अब सोचो, एक तो वो खुद ही
अब सोचो कि ये हमारे पास ये अगर आप मान रहे हो ना कि ये मेरे को गोरा है, उनको बोलते हैं काउकेशियन, कॉकेशियन बोलते हैं ना, जो फेयर होते हैं। मतलब ये आप ये समझ लो कि जो हम बोलते हैं ना कि एक अंग्रेज, एक होता है नॉर्मल व्हाइट फेयर कलर होना, ये नॉर्मल व्हाइट कलर नहीं है, ये डिसऑर्डर की वजह से ये हमें व्हाइट नजर आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब ये जो डिसऑर्डर है, अभी मैंने क्या कहा कि ये क्यों होता है, एक एंजाइम हमें चाहिए होता है इस मेलानिन की प्रोडक्शन के लिए। उस एंजाइम का नाम होता है टायरोसिनेज एंजाइम। अगर इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो हमारे पास मेलानिन पिगमेंट बन नहीं पाता है, और सोचो इतने सारे चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे। अब ये एंजाइम क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारी जीन होती है, हमारे मतलब डीएनए के अंदर एक जीन होती है जो टायरोसिनेज एंजाइम को कोड करती है, वो एब्सेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि ये डिसऑर्डर कैसा होता है, जेनेटिकल है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। तो सोचो कि अब एक पर्सन, अब उनको लग रहा है कि वो तो बहुत ज्यादा फेयर है, लेकिन एक्चुअली वो फेयर नहीं है। तो प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करना कि जितने भी लोग हम अपने आसपास फेयर देख रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो व्हाइट ही है, वो एल्बिनिज्म भी हो सकते हैं। मतलब वो इस डिजीज से सफर, हो सकता है कि वो इस डिजीज से सफर कर रहे हो। जो चीज सोचो हमें किससे पता चली, अभी अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये बहुत ही पुरानी बात है, अभी यहाँ पे ईयर तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये आपकी 18 समथिंग की बात है। सोचो 1908 में हमारे पास जो ये साइंटिस्ट जिनका नाम, एक फिजिशियन थे गैरो, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, और बाद में इन्होंने ये फाइंड किया कि हमारे पास जो ये डिजीज है, ये कैसा डिसऑर्डर है, ये हमारे पास ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। अब ये ऑटोजोमल क्या होता है इसको आप समझोगे भी आगे जाकर, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि ये पेरेंट्स से बच्चों के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब ये अगर हम डेट देखें, यहाँ पे प्लीज डेट के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना। 1908 में जो ये कौन सी फिजिशियन थे, गैरोट, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि जो ये एल्बिनिज्म है, ये हमारे पास ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, जो किसकी वजह से होता है, टायरोसिनेज की जो एक जीन होती है, अगर वो एब्सेंट हो जाए, अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, कोई चेंज आ जाए, तो ये डिजीज होती है। लेकिन ये सारी चीजें हमें मेंडल की वजह से ही पता चली है। अगर मेंडल नहीं होते तो हो सकता है कि, अब ये नहीं कह सकते कि वो कभी इसको फाइंड ही नहीं कर पाते, लेकिन उनके लिए काम बहुत ज्यादा इजी हो गया था। अब यहाँ पे बात थोड़ी सी मेंडल की करते हैं। अब बस आप इतना तो समझ लो कि ये एल्बिनिज्म की जो ये पूरी जो स्टोरी है, कि हमारे पास ये फेयर नहीं है, ये किससे सफर कर रही है लड़की, एल्बिनिज्म से, जो एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। और जिनमें ये प्रॉब्लम है, सोचो उनको स्किन कैंसर बहुत ज्यादा जल्दी होगा, उनकी आईज डैमेज हो जाएगी, कोई पिगमेंट होने की वजह से और बीमारियां भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सबका जो इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व हम क्यों कर पाए, बिकॉज ऑफ द मेंडल। सेकंड, कि हमारे पास ये जो रेड हेयर होते हैं, ये भी क्या होता है, एक डिसऑर्डर ही होता है, एक जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है इनके लिए। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हम मेंडल की वजह से ही सारी चीजें हम फाइंड कर पाए। अब थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं मेंडल के बारे में। तो हमारे पास अगर जैसे जो आप यहाँ पे ये रेड हेयर वाली स्टोरी देख पा रहे हो, तो 1909 में ही ये वाली जो ये मिस्ट्री थी, मतलब एक्चुअली इसके ऊपर काम करना शुरू किया था डेवनपोर्ट ने 1909 में। अब थोड़ा सा मेंडल के बारे में बात करते हैं, आप इनको ध्यान से सुनना। जो काम डेवनपोर्ट ने 1909 में किया, और वहां पे हमारा एल्बिनिज्म का काम भी 1908 में ही हुआ था, सेम काम मेंडल ने 44 इयर्स पहले कर लिया था। 44 इयर्स पहले, तो सोचो 44 इयर्स पहले ही कर लिया किसने, ग्रीगर जॉन मेंडल ने, जिनका बर्थ हुआ था 1822 में और डेथ हुई थी 1884 में। बट प्रॉब्लम क्या आई कि जो भी मेंडल ने काम किया, इनको बिल्कुल भी उसका अवार्ड नहीं मिला, मतलब इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। अब रिकॉग्नाइज, जब ये समझ लो कि इन्होंने काम किया और इसके बाद इन्होंने अपने काम को पब्लिश किया, पब्लिश करने के बाद इनके पेपर को पूरा डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि किसी को वो समझ में नहीं आया। लेकिन जिनका पेपर था वो 1900 में दोबारा रीडिस्कवर हुआ, और रीडिस्कवर जब हुआ तो ये पता चला कि मेंडल ने सारी बातें सही बोली थी। इसीलिए अगर आप डेटा देखो कि हमारे पास ये जो रेड हेयर कलर की मिस्ट्री है, एल्बिनिज्म की मिस्ट्री है, ये सारी इसके बाद ही सॉल्व हुई है।
1900 के बाद ही, जब हमें मेंडल ने जो काम किया था हमें उसके बारे में पता चला। अब थोड़ा सा मेंडल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने काफी कुछ किया है। तो अब ये जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जस्ट ओनली आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर इनमें डेट्स वगैरह लर्न करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जस्ट ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमारे ये जो मेंडल है, इनका बर्थ हुआ था 1822 में और डेथ हुई थी 1884 में। इनका बर्थ हुआ था चेक रिपब्लिक में, जो अभी आपका सॉरी बर्थ हुआ था इनका आपका ऑस्ट्रिया में, लेकिन अब ये जो ऑस्ट्रिया है अभी चेक रिपब्लिक का पार्ट है। अगर हम बात करते हैं इनके पेरेंट्स की, तो वो बहुत ही ज्यादा सिंपल फार्मर थे, तो उनके पास कोई ज्यादा पैसा वगैरह नहीं था और थोड़ी बहुत एजुकेशन थी उसके बाद। अब मेंडल ने इसके बाद अपना जो काम किया वो कहाँ गए, आपके बर्नो में गए, और वहां पे हमारे पास एक ऑगस्टिन मोनेस्ट्री है, वहां पर उन्होंने काम किया आपका 1843 में। ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास जो आपकी ग्रीगर मेंडल है, वो उसके बाद, हाँ, ग्रेजुएशन के बाद वो कहाँ गए, आपकी वियना में गए, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, और वहां पर जाकर उन्होंने डिप्लोमा किया 2 साल का, और ये डिप्लोमा किया आपका 1851 से लेके 1853 तक। अब सोचो इन्होंने अपने आप को किस किस में एनरोल किया। इन्होंने फिजिक्स के इंस्टीट्यूट में, इसके अलावा इन्होंने मैथमेटिक्स को स्टडी किया, केमिस्ट्री को स्टडी किया, एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट के बारे में, पैलेंटोलॉजी के बारे में स्टडी किया, फॉसिल्स वगैरह के बारे में, बॉटनी के बारे में, और इवन प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। तो इन्होंने ये जो 2 ईयर का डिप्लोमा किया, कहाँ पे किया, वियना में। और उसके बाद ये जितनी भी नॉलेज इन्होंने एक्वायर की ना, ये मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री, एंटोमोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, बॉटनी, प्लांट फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सारी की सारी नॉलेज को उन्होंने बाद में अप्लाई किया जब उन्होंने अपनी जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए। और आपको ऐसे इसके बारे में पता ही होगा कि जो मेंडल है उनको क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैथमेटिक्स में एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मैथ, उसकी हेल्प से इन्होंने सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था। एक रीजन ये भी था कि इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, क्योंकि कोई इनकी बातों को समझ नहीं पाया यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके वर्क की, तो जब इन्होंने एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी यहाँ पे, कि जो हमारे पास ये मेंडल जो थे, एक्चुअली ये प्रीस्ट बनना चाहते थे, लेकिन प्रीस्ट ये बन नहीं पाए। उसके बाद इन्होंने इस तरह से काम करना शुरू किया, इनका पूरा इंटरेस्ट था कि मुझे प्रीस्ट बनना है। तो अगर हम बात करते हैं आफ्टर 2 years ऑफ स्टडी इन वियना, मतलब 2 साल का जब इन्होंने डिप्लोमा किया, तो मेंडल दोबारा कहाँ पे आ गए, बर्नो में आ गए। अब बर्नो में इन्होंने वहां पे एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, और जब इन्होंने वहां पे, और एक स्कूल के साथ ही वहां पे एक ना चर्च भी था, मतलब चर्च में ही एक स्कूल था, वहां पे ये बच्चों को पढ़ाते थे। और वहीं पर ही इन्होंने क्या काम किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया पी प्लांट के ऊपर, और यहीं से ये कहानी सारी की सारी शुरू होती है। अब यहाँ इसके बाद जो कुछ डेट्स आएगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है। जब ये बर्नो वापस आए, अपना 2 years का डिप्लोमा कंप्लीट करके स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, साथ साथ में क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। तो इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। कौन सा पी, गार्डन पी, मतलब मटर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है आपको पता होगा, पाइसम स्टाइवम। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक हमारे पास स्वीट पी भी होता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लेथाइरस ओडोरेटस। तो प्लीज आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि गार्डन पी और स्वीट पी तो एक ही बात है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इन्होंने गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और सोचो कितने साल किया, 7 year तक एक्सपेरिमेंट किया। कितने से कब तक किया, 1856 से लेके 1863 तक इन्होंने क्या किए, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। तो ये वाली डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1856 से लेके 1863 तक 7 year तक एक्सपेरिमेंट किए। कहाँ पे किए, बर्नो में। उसके बाद इनका पेपर इनका रेडी हो गया, जो भी इन्होंने काम किया, और इन्होंने हमारे पास एक सोसाइटी है जिसका नाम है बर्नो नेचुरल साइंस सोसाइटी। 1865 के बाद इन्होंने अपना जो पेपर था वहां पे इन्होंने प्रेजेंट किया एक मीटिंग के अंदर। उसके बाद 1866 में इन्होंने इसको पब्लिश कर दिया। तो प्लीज ये डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेरिमेंट कब से कब तक किया, 1856 से लेके 1863 तक, और अपना पेपर कब पब्लिश किया, 1866 में।
लेकिन प्रॉब्लम देखिए क्या है यहाँ पे, जब इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लेते हैं कि मैं एक काम कर रही हूँ, तो दो चीजें हैं कि जो भी मैंने काम किया मैं चाहती हूँ कि उसको थोड़ा सा नाम मिले या फिर लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है मुझे लग रहा है। अब हो सकता है कि एक तो मैं लोकल से एक मैगजीन आती है उसके ऊपर अपना आर्टिकल दे दूं, या फिर कुछ मैं द हिंदू पकड़ूं, ठीक है, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर है। तो आप मुझे खुद ही बताइए कि किसमें मेरा काम ज्यादा लोगों को दिखेगा, जो लोकल कोई एक मेरे पास एक मैगजीन है उसमें, या फिर अगर मैं द हिंदू में दे रही हूँ, या फिर इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर है, कहाँ पे मेरा मतलब काम ज्यादा लोगों को दिखेगा। वो अच्छा हो ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन फिर भी लोगों तक कहाँ तक ज्यादा जाएगा। ठीक है, अगर हम ट्रिब्यून वगैरह में दे रहे हैं, द हिंदू में दे रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी अक्सर यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि जब मेंडल ने अपना पेपर पब्लिश किया था 1866 में, तो जब इन्होंने पेपर पब्लिश किया वो हमारे पास एक लोकल पेपर था, जिसको अब ये समझ लो कि कोई मतलब वो लोगों तक इतना पहुंचा नहीं। और सेकंड रीजन ये भी था कि उस टाइम पे लोगों को इतना साइंटिफिक नॉलेज के बारे में पता भी नहीं था। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इन स्पाइट ऑफ वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट इन हेरिडिटी, इफेक्ट क्या पड़ा इनके रिसर्च का साइंटिफिक कम्युनिटी पे, बहुत ही कम, मिनिमल, मतलब ना के बराबर। और हुआ ये कि इनके काम को किसी ने भी नोटिस नहीं किया, किसी ने भी नहीं। इन्होंने इतना अच्छा, मतलब इनका पेपर तो मतलब बहुत ज्यादा टॉप का था, लेकिन फिर भी किसी को समझ ही नहीं आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ हमारे पास 1863 में, उसके बाद एक मिनट, सॉरी 68 में, उसके बाद हाँ जी, उसके बाद वो मोनेस्ट्री में गए और उनको इलेक्ट किया गया कि आप वहां के वो बन जाओ, जो टॉप के होते हैं ना, मतलब जैसे चर्च टाइप में होते हैं कि क्या कहते हैं उनको, हाँ, इनको अबॉर्ड किया गया कि जैसे आप हमारे मोनेस्ट्री के वो बन जाओ, मतलब 1868 में। इसके बाद ये हुआ कि 1864 में 61 सॉरी 6 जनवरी 1884 जब इनकी एज थी आपके पास 61, तो उस टाइम तक भी इनकी डेथ हो गई। डेथ कब होगी, 1884 में। तो जो भी इन्होंने काम किया था उसको अनरिकॉग्नाइज किया गया, मतलब इनको कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिला इनकी जीते जी। अब इसके बाद आता है टर्निंग पॉइंट, तो प्लीज आप जरूर ध्यान में रखना। आप खुद ही सोचो कि जिस पर्सन ने 7 साल तक ओनली एक पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और बहुत ह्यूज एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद पब्लिश करने के बाद भी जिसको रिकॉग्निशन नहीं मिला, उनकी डेथ भी हो गई। उसके 34 ईयर्स के बाद, 34 ईयर्स, 1900 में आए 3 साइंटिस्ट, 3 बॉटनिस्ट आए जिनका नाम है ह्यूगो डी वराइस। अब इनके नाम भी अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। एरिश वॉन टिशमार्क एंड कॉल कॉनस, इन तीनों बंदों ने, ह्यूगो डी वराइस ने, सॉरी बॉटनिस्ट ने, एरिश वॉन टिशमार्क ने और कॉर कॉनस ने, तीनों ने इंडिपेंडेंट मैनर में काम किया। ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि तीनों एक साथ में बैठे थे, ये अपनी कंट्री में थे, अपनी में तीनों जने क्या कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे। इन्होंने दोबारा जो मेंडल का पेपर था उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया, मतलब इसको दोबारा इन्होंने पढ़ा, और अपने एक्सपेरिमेंट से उनको ये चीजें पता चली कि मेंडल ने जो जो चीजें बोली थी वो सारी की सारी बातें ठीक थी, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। इसीलिए अभी जो हमारे पास आपने देखा है वो रेड हेयर वाला और आपके एल्बिनिज्म वाला, वो 1900 के बाद ही सारी मिस्ट्री सॉल्व हुई है, जब हमें जो मेंडल ने पेपर पब्लिश किया था उसको पढ़ने के बाद। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मेंडल की जो डिस्कवरी है उसका सिग्निफिकेंस, मतलब उनके मरने की भी सोचो 34 ईयर्स के बाद मिला। इसीलिए हम बोलते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है। अब जीते जी नहीं मिला, लेकिन इसके बाद जरूर बोलते हैं क्योंकि उनका जो काम था, रीजन वही कह रही हूँ, बहुत सारे हैं कि क्यों लोगों को उनका पेपर समझ में नहीं आया। तो सिग्निफिकेंस क्या है मेंडल की डिस्कवरी का, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल द 1900। तो ध्यान रखना, ये हमारे पास जो ईयर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे 3 बॉटनिस्ट आते हैं, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ह्यूगो डी वराइस। ह्यूगो डी वराइस ने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी भी दी है म्यूटेशन के ऊपर, वो भी आप आगे पढ़ोगे एवोल्यूशन में। हमारे पास एरिश वॉन टिशमार्क और आपकी कॉल कॉनिस, इन्होंने क्या काम किया, बिगिन independent conducting the similar experiment with the plants and arrived at conclusion similar to those of the Mendel। तो सोचो जो जो हमें कंक्लूजन मेंडल ने दिया था
सारा कंक्लूजन इन तीनों का भी सेम निकला. So coming across the Mendel paper, they interpreted their result in accordance with the principle and drew attention to the pioneering work. मतलब जो काम उन्होंने पहले किया था. तो इस तरीके से क्या हुआ कि आप खुद सोचो कि मेंडल को इतना टाइम लग गया. तो कई बार हम सोचते हैं कि हम जब कोई काम करते हैं तो हमें लगता है कि बस एक दिन में उसका रिजल्ट मिल जाए. एक साल भी हमें बहुत ज्यादा लगता है. और सोचो अगर हम हिस्ट्री देखते हैं कितने साल लग जाते हैं कई बार कि हमारा काम सही होने के बावजूद भी उसको रिकॉग्निशन मिलने में. तो ये जरूरी नहीं होता कि अगर हम सही हो उसके बावजूद भी एकदम बस हमें उसका रिजल्ट मिल जाए. तो यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अभी मैं आपको ये चीजें बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी डेट्स लर्न रखनी है, कौन कौन सी आपकी मर्जी, आप रखना चाहते तो भी ठीक है और नहीं रखना चाहते वो भी आपकी मर्जी है. सबसे पहली डेट यहाँ पर ये है, ये वाली, ग्रीगर जॉन मेंडल का बर्थ कब हुआ था. अगर यहाँ पे मैं लिखूं 1822 में और डेथ हुई थी 1884 में. पहली डेट हमारे पास ये वाली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद सेकंड डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये वाली है, इनके एक्सपेरिमेंट की. एक्सपेरिमेंट इन्होंने स्टार्ट किए थे आपके 1856 से लेके 1863 तक. मतलब इन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए. किस पे किए? पी प्लांट के ऊपर, गार्डन पी. मतलब लिख लो यहाँ पे पाइसम स्टाइवम या सेटिवम जो भी आप बोलते हो. उसके बाद और एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किए थे? बर्नो में. उसके बाद इनका जो पेपर था, पेपर इन्होंने कब पब्लिश किया आपका? 18